इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। बहनों और भाइयों, सर्दी का मौसम ज़रूर बढ़ रहा है और अब 2-3 दिन से देख के तो भाई धुंध का कहर बिल्कुल ज़्यादा है। तो साथियों, अपना भी ज़रूर ध्यान रखिए और कहीं आप आना जाना रहे, जिस तरह कार्यों में जाते हैं तो अपना ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि धुंध के अंदर हमें हर एक चीज़ के इत्मीनान रखना पड़ेगा। खेतों की भी बात करें या आने जाने की बात करें तो वाहनों का भी हमने हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी में आज हम बहुत विषय वैसे तो लेकर आते हैं, लेकिन आज मुख्य चर्चाएँ रहेगी हमारी। और उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो साथियों, आज हम जो बातचीत लेकर आए हैं, सर्दियों में मुर्गी घरों के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। नई फसल नई उमंग में आज हम जो बात करेंगे राया फसल की देखभाल, महत्वपूर्ण जानकारी प्राकृतिक खेती की भी रहेगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आज के कृषि प्रश्न से हम करते हैं और आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा में सबसे अधिक खुम्बी का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा में सबसे अधिक खुम्बी का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? साथियों, उस जिले का आपको नाम बताना है और ये जो आप इसका सही उत्तर है 9466021336 पर, यानी 9466612336 पर केवल SMS के माध्यम से आप हमारे को इसका सही उत्तर दीजिए और 6:50 तक आप इसका सही उत्तर दीजिए और उसको हम ज़रूर शामिल करेंगे, आपका नाम भी लेंगे और बधाई भी आपको ज़रूर देंगे। और साथियों, जब कार्यक्रम की बात करते तो हमारी जो कोशिश रहती है कि हम जो एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रगतिशील किसान बहन भाई होते हैं, उनसे बातचीत करके जो विचार होते हैं उनको आपके समक्ष साझा करते हैं, ताकि हमारे जो श्रोतागण हैं, प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं, वे कृषि को आगे बढ़ा सके। ऐसे ही हमने एक बातचीत भी ज़रूर करी है राष्ट्रीय दलहनी मिशन विषय पर। हमने जो बात करी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर NK गोयल जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र डामला यमुनानगर से हैं और इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। तो बातचीत इनसे ज़रूर करते हैं राष्ट्रीय दलहनी मिशन विषय पर बातचीत। बहनों और भाइयों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर NK गोयल जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र डामला यमुनानगर से वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इनसे आज हम बातचीत करते हैं राष्ट्रीय दलहनी मिशन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, ये राम राम किसान भाइयों को राम राम। डॉक्टर साहब, ये जो राष्ट्रीय दलहनी मिशन की हम जो चर्चाएं सुन रहे हैं, तो ये क्या चीज है? ये सर, प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025 को 11,440 करोड़ रुपए का आवंटन दलहन की आत्मनिर्भर मिशन के लिए किया है। हम दालों में आत्मनिर्भरता को पूरा करने के लिए किया गया, ताकि हम दलहन का बाहर से कोई निर्यात आयात ना करें और हमारा देश इसमें पूरा सक्षम हो जाए। और 2025-26 से हमारा 2030-31 तक का ये जो मिशन चलाया जाएगा, इसका उद्देश्य यही है कि दाल उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना है और खेती के क्षेत्र को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। इसका जो भारत सरकार ने इस पर दलहन क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है। 11 अक्टूबर 2025 को ICR में एक इसके लिए स्पेशल कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11,400 करोड़ रुपए का ये आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। और जो हमारे कृषि मंत्री हैं, इन्होंने इस चीज को
मंजूरी दे दी है कि 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 242 लाख टन से 350 लाख टन करने का है। इसका दोनों उद्देश्य ये भी है कि एक तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे दालों में, दूसरा हमारी जमीन की जो उपजाऊ शक्ति कम हो रही है उसको भी हम बढ़ाने में सक्षम होंगे, क्योंकि दलहनी फसलें जमीन के अंदर जीवाणु की मात्रा को इकट्ठा करके नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इससे हमारे को दोहरा फायदा मिलेगा। हम दालों का उत्पादन भी बढ़ाएंगे, साथ ही हमारी जमीन के जैविक शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से भी हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के पर्पज से दोनों मकसद हम इसमें कामयाब होंगे। तो इस उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की गई है। और ये इसमें ज्यादातर ये भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी ने बताया है कि इसमें एमएसपी पे ये सारी दलहनों का खरीद की जाएगी और इसके अंदर आर्थिक वृद्धि करने के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। मसूर के लिए कुसुम के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल की गई है, मसूर के लिए 300 प्रति क्विंटल की गई है। रेपसीड, सरसों, चना, गेहूं के लिए 250 रुपए प्रति क्विंटल, 225 क्विंटल, 130 रुपए प्रति क्विंटल और 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। जी डॉक्टर साहब, तो ये लंबे समय तक हमारे को, देश की जनता को, देश के किसानों को का आर्थिक सहायता देने के लिए और हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए इस आत्मनिर्भरता के साथ साथ देश जमीन के बेहतर रख रखाव के लिए इस मिशन को शुरुआत किया गया है। तो डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से हम मिट्टी की बात करते हैं, जो मृदा का जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कई जगह ऐसी भी देखी गई है कि बंजर जमीन हो गई है जी। तो अगर जो हम उसको जमीन को देखें तो किस प्रकार से हमें आत्मनिर्भर को इसको आगे बढ़ाना चाहिए? हमें सर अगर देखा जाए तो हमें किसानों को हम एक ही प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर हम दाल, गेहूं, हम चना या जो जितने भी दालें हैं उनका उत्पादन बड़ा कम हो गया और किसान भाई इन फसलों को छोड़ के हम गेहूं, चावल और इन फसलों को ही लगातार लेते रहे हैं, जिससे हमारी एक ही फसल लगाने के कारण एक तो खरपतवारों की समस्या बढ़ती जा रही है और जमीन के अंदर अंधाधुंध खादों का प्रयोग होने की वजह से जमीन के अंदर जैविक शक्ति की मात्रा बड़ी कम हुई, जैविक कार्बन हमारी जमीनों का बड़ा कम हो गया जी। हम लगातार यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमारा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और पानी भी हमारा हानिकारक होता जा रहा है, विषैले तत्व भी पानी में इकट्ठे होते जा रहे हैं, जमीन की पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर हम धान गेहूं फसल चक्र में हम दलहनों को सम्मिलित कर लें, जैसा कि इस मिशन के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य भी यही है, अगर मान लो हम गेहूं के बदले में अगर 1 एकड़ हम अपना चने का ले लें या मसूरी का ले लें तो उससे हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी, पानी की भी बचत होगी, जमीन का जो जैविक अंश की मात्रा है वो भी बढ़ेगी और हमारी जमीन के अंदर प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन इकट्ठा होगा, क्योंकि दलहनी फसलों की एक खासियत है कि उसकी जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा इकट्ठी, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके जीवाणु इसमें नाइट्रोजन इकट्ठी करते हैं। तो हमारे जमीन के अंदर जो असंतुलन पोषक तत्वों का हो गया है उसमें भी सुधार हो जाएगा। हमारा जो लगातार पानी जमीनों में कम होता जा रहा है, जमीन के भूमि से पानी कम होता जा रहा है, उसमें भी रुकावट होगी और हमारा देश का जो हमारा दलहन का उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। हमारी लंबे समय तक आने वाले टाइम में अगर हम दलहनों को सम्मिलित कर लेंगे तो हमारा दोहरा फायदा होगा, जमीनों की सेहत में सुधार होगा, उत्पादन हमारे को अच्छा मिलेगा और जो हमें बाहर से आयात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दालों में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो ये लक्ष्य रखा गया है ये कब तक है, किस प्रकार से रहेगा? ये लक्ष्य हमारा 2025-26 से हमारा ये 2031 तक चलेगा और ये अपना 5-6 साल का ही जो कार्यक्रम रखा गया है कि इसको मतलब ये इसमें पूरे देश में किसानों को नए नए बीज दिए जाएंगे, नए नए सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों तक ये इसको किसानों को प्रेरित किया जाएगा, किसानों के खेतों पर प्रदर्शन लगा के पूरे विलेज में इसको अडॉप्ट करके कोई भी फसल का है, जो भी वहाँ की जिस भी एरिया की वो फसल है, जैसे हमारे यहाँ पर मान लो हम चाहते हैं कि मूंग की फसल होगी या चना की होगी या मसर की होगी, उस एरिया की फसल को बढ़ावा देके उस क्षेत्र के उसके उत्पादन को और जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए ये 5 साल का
राष्ट्रीय दलहन मिशन का टारगेट रखा गया है। 2030-31 तक हम इसको संभव कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, अंत में आप क्या सलाह या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं तो एक ही बात किसानों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर वो अपने धान गेहूं फसल चक्कर में इसमें गेहूं के बदले में अगर कोई चना या मसरी उगा लेते हैं तो इससे हमारा जो भूमिगत पानी बड़ी तेजी से कम हो रहा है उस पर रुकावट होगी। दूसरा, जमीन के अंदर जो ऐसे पोषक तत्वों का असंतुलन कारण जैविक अंश की मात्रा जमीन में बड़ी कम हो गई है, उसके अंदर सुधार होगा। और दूसरा, तीसरा, किसानों की मदद के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इसको MSP पे दलहनी फसलों को खरीदा जाएगा, तो उनको अपने फसल चक्कर में दलहनों को किसी तरह भी शामिल करना चाहिए ताकि हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़े, हम दालों में आत्मनिर्भर हों, हमारे जो शरीर में प्रोटीन की कमी है वो प्रोटीन की मात्रा भी पूरी होगी, हमारा भी स्वास्थ्य सुधरेगा, जमीन का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, देश भी आत्मनिर्भर बनेगा और देश आने वाले टाइम में हमारा और आगे प्रगति करेगा। तो डॉक्टर साहब, इसलिए जी इसको बहुत करना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसानों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो बहनों और भाइयों, आज जो बातचीत हमने करी ये डॉक्टर NK गोयल जो कृषि विज्ञान केंद्र डामला यमुनानगर से वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, और इन्होंने देखे अच्छी बात कही है कि जो राष्ट्रीय दलहनी मिशन है आत्मनिर्भर देश को बनाना, और साथ के साथ जो मिट्टी की भी बातचीत करी भाई, हमने देखो कहते भी हम हर बार एक निवेदन ज़रूर करते हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाइयों से कि आप मिट्टी की भी जांच कराइए, पानी की भी जांच कराइए, ताकि आपका समय खराब ना हो और जो आप एक उद्देश्य के लिए जो लाभ लेना चाह रहे हैं वो हमारा पूरा हो सके। और ये तभी होएगा जब हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है, इनको जो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वे अपनी सलाह देते हैं ताकि हमारा जो देश आत्मनिर्भर हमेशा बना रहे। तो साथियों, ये बातचीत हमने आपको सुनाई, और अब एक महत्वपूर्ण जानकारी भी ज़रूर आपके बीच में जो आज चर्चा लेकर आए हैं, सर्दियों में मुर्गी घरों के प्रबंधन के बारे में बातचीत हम ज़रूर करते हैं। क्योंकि साथियों देखिए, जो सर्दी का जब मौसम आता है तो इसमें हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है जो भाई इसके सहायक जो कृषि कार्य है उसके साथ जो मुर्गियों का प्रबंधन कर रहे हैं, यदि इसकी बात करें तो साथियों देखो, एक तो इसमें लेयरों के पालन पोषण के प्रबंधन व्यवस्था के संबंधित निर्देश की भी हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जो 20 सप्ताह की आयु से मुर्गियों को संतुलित लेयर मेश इसमें खिलाना शुरू कर देना चाहिए। लेशमेयर आहार के फार्मूले में अचानक परिवर्तन न करें, और किन्हीं कारणवश जो परिवर्तन करना ही पड़े तो भाई उस आहार को धीरे धीरे परिवर्तित करें, नए आहार को धीरे धीरे पहले वाले आहार से मिलाकर खिलाएं, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसी तरह साथियों, ये भी एक 15 से 20 दिन से अधिक के आहार का स्टोर न करें, विशेष रूप में बरसात के मौसम में। और सर्दियों में भाई 1 महीने तक के आहार का स्टोर आप कर सकते हैं। और आहार के प्रत्येक लोट का जो परीक्षण किसी विश्वसनीय खाद्य प्रयोगशाला से करते रहना इसका लाभप्रद रहता है। और मुर्गियों को पकड़ने का जो कार्य भाई कम से कम ठंडे समय में ही हमने करना चाहिए। मुर्गियों के टीकाकरण के कार्यक्रम के निश्चित रूप से भाई निश्चित समय तक ज़रूरी है। और भाई इसमें मुर्गियों को निर्धारित मात्रा में रहने व खाने पीने का जो स्थान देना बहुत ज़रूरी से है। उन रहने के लिए भाई मुर्गी इसमें 2.5 से 3 वर्ग फुट, खाने के लिए 4 से 6 और पानी के लिए भाई 1 से 1.5 स्थान इसमें ज़रूरी देना चाहिए। और बिछावन हमेशा भाई सूखा रखें, और बिछावन को सप्ताह में भाई कम से कम 2 बार तय हाथ तय या फिर फावड़े या फिर रेकर तय इसमें मिलाते रहना चाहिए। और भाई कहीं गिला बिछावन होता है तो उसे भाई सुखाकर बिछावन से बदल देवे। और बिछावन की जो गहराई भाई उसका भी हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, 6 से 8 तक ही हमने इसमें रखना चाहिए। और इसी तरह जो टाइम टाइम पर कमज़ोर, कम अंडे देने वाले और अंडा न देने वाली मुर्गियों को तुरंत छाट कर बाजार में भाई हम इसको बेच सकते हैं, उसका लाभ रह सकता है हमारे को। और मुर्गी घर में भाई प्रतिदिन 3 से 4 बार अंडे उठाए, गर्मी के मौसम में 5 से 6 बार अंडे उठाए। और
मुर्गियों को अत्यधिक गर्मी सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी है। अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए कि मुर्गी घर का जो तापमान है 50 से 70 के बीच रख सके और उसमें वायु स्वातन भली भांति इसमें आनी चाहिए। और मुर्गी घर व आसपास भाई सफाई का तो पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। उनमें मकड़ी के जाड़े इत्यादि न लगने दे, बल्बों का इत्यादि का भी भाई विशेष तौर पर ध्यान रखें। और भाई इसी तरह मुर्गियों को नियमित रूप से प्रति माह कृमि रहित जरूर करें। इसमें यदि जू एवं चिड़चिड़िया की समस्या है तो भाई पक्षियों तथा मुर्गियों घर से सब आपके आसपास से नियमित रूप से निर्धारित दवाई की मात्रा का घोल एवं पाउडर छिड़काते बुरकते रहे। और दाने पानी के बर्तनों को प्रतिदिन भाई पूर्ण रूप से आप साफ करें और ताज़ा व स्वच्छ जल हमने इसको देना चाहिए। और अपने मुर्गी फार्म को भाई चूहों से अवश्य बचाए। टाइम टाइम पर अत्यंत सावधानीपूर्वक चूहा मार अभियान जरूर चलाए। किसी भी मुर्गे की मृत्यु होने पर भाई उसकी जो अपनी नज़दीकी एवं विश्वसनीय कुक्कुट रोग शोध प्रयोगशाला में पोस्टमार्टम द्वारा अतिशीघ्र जांच इसमें जरूर करावा और उसकी मृत्यु का कारण जानकर विशेषज्ञ के निर्देशानुसार भाई इसमें उपचार जरूर करा। कभी कभार हुई 1-2 मुर्गी की मृत्यु को सहज रूप में कद्दे भी ना ले भाई हानि हो सकती है। तो इसमें ये जो छोटी छोटी बातें साथियों अगर जो इन काम में विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो मुर्गियों के पालन में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ये तो बातचीत हमने करी मुर्गियों के पालन और प्रबंधन की व्यवस्था में जो आज की चर्चा है। और भाई अगली चर्चा भी हम नई फसल नई उमंग में ज़रूर लेकर आए हैं, राया फसल की देखभाल की। लेकिन साथियों अब जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई ज़रूर मनोरंजन का इंतज़ार करें। भाई एक रागणी सुन लेते हैं, मेरे सिंह की रागणियों में सबने इसको लिया है। और उसके बाद बातचीत पहले करेंगे भाई कल के कृषि कार्यक्रम मौसम की जानकारी। लेकिन भाई पहले ये बढ़िया से रागणी और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी में। और इस रागणी के बाद भाई आज का कृषि प्रश्न भी हम जरूर शामिल करेंगे। हरियाणा में सबसे अधिक खुम्भी का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? भाई जल्दी से आप इसका जो उत्तर हमारे को 9466021336 पर SMS दीजिए। 946761 पर आप SMS जरूर कीजिए इसका सही उत्तर और नाम भी जरूर लेंगे और आपको बधाई भी जरूर देंगे। और सुनते हैं ये बढ़िया सी रागणी कार्यक्रम किसान वाणी में। तो भाई बात कहां से ये उसकी समझ में बात आ गई। हाँ भाई हरियाणा में कुछ न कुछ बावड़ बेटा आ गया। और एक बात के दोबारा उन्हें एक भजन में क्या बताया भला, ये रे अपनी अपनी रे पसंद जमाना यो के सुनना चाहे से इन लोगा का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चाहे से दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चाहे से दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से। चल मीतर सुना दे और कोई कहे सनो दो 11-17-18 गा दे कोई कहे नोटंकी के ये 2-1 टूक बगा दे
अपनी पसंद जमाना के सुनना चवे दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे ठीक बोले अरे वो बैठे बानो रे भाई और कोई कहसे सही गाना गाते अरे बैठे लोग लुगाई अरे कोई कह तारा चंद गा दे वो गा दे मीरा भाई कोई कहे यो कुछ न गाता कोई कहे यो कुछ न गाता ये झूठे तोड़ भड़ावे से दुनिया का देख मन अतर सा आवे से अपनी पसंद जमाना के सुनना दुनिया का रंग देख मन अदरज सा आवे से वो सुन ले याना श्याना अरे कोई कहसे मदनावत का वो तैये देर बताना वो कोई कहसे पता हीर ने चुका के ले गया खाना कोई कहसे आज रात ने वो बढ़िया गाज कहसे यो रोट पार से कोई कहसे यो रोट पार से झूठिए तान लगावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा से अपनी पसंद जमाना के सुनना तो साथियों ये तय हमने रागनी सुनी मेर सिंह की रागनियों में से हमने लिया था। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक कृषि प्रश्न जरूर पूछा था भाई, हरियाणा में सबसे अधिक खुम्बी का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? और इसका जो सही उत्तर है साथियों सोनीपत है। सोनीपत में भाई सबसे पहले जो इसमें खुम्बी का उत्पादन शुरू हुआ था। और बदाने गांव भाई जो वहाँ से मास्टर जगदेव सिंह जी है भाई, वो ज़रूर इन्होंने ईजाद करके भाई इसको आगे बढ़ाया था। और फिर भाई सरकार की जब हम बात करते तो भाई पूरा सहयोग करके भाई आज यदि हम बात करें तो भाई हरियाणा एक खुम्बी उत्पादन में भाई महत्वपूर्ण स्थान जरूर रखता है और सोनीपत में तो है ही। और भाई इसका जो सही उत्तर भाई सबसे पहले हमारे को भाई जो दिया है ये भाई जो संजीव कुमार अमन कुमार गांव खुकानी करनाल से भाई सही जवाब इनका आया है। और इसी तरह साथियों एक सही जवाब और हम ज़रूर देख लेते हैं। ये भाई सोनीपत इन्होंने सही जवाब दिया है, गांव लक्ष्मीबास रादौर। और भाई इनके जो नाम भाई फ्रैंकी भव्या हरी रुद्राक्ष कंबोज और परिवार के सभी सदस्य। और इसी तरह साथियों एक और सही उत्तर जो साथियों ने भाई जो दिया है गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील से है, जो हांसी से जिला हिसार से। और ढाणीपाल से भी एक जो
सही उत्तर आशीष अटकान का ज़रूर आया है, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और भाई इसी तरह भाई एक और जो अंसुर राम ये जो नांगल से इंद्र राज, जगुड़ी से रणधीर सिंह बांगड़, मेजो देवी युगम, तो इन्होंने भाई सही उत्तर ज़रूर दिया है। और रणधीर सिंह बांगड़ भाई यमुनानगर गांव जगुड़ी से इन्होंने सही उत्तर दिया है। और भाई ये जो सही उत्तर आपने जो दिया है एक अंतिम ज़रूर लेते साथियों, और सेक्टर 30 उमरी चौक से ज़रूर ये सही उत्तर आया है। और भाई जिनके नाम हैं मनोज, रेखा, निधि, निशा और बबीता पारस और भारत और परिवार के सभी सदस्य। तो साथियों इन सभी ने सही उत्तर दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते हैं भाई आगे भी आप हमेशा ही इसमें भाग ज़रूर लेते रहेंगे। और बात ज़रूर कर लेते साथियों इसमें कि भाई जो मौसम की जानकारी जरूर दे देते हैं। अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम 19 और 8 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना। और कल के कृषि कार्यक्रम की बात करें तो साथियों इसमें भाई जो कल है रविवार कार्यक्रम रहेगा आपके संदेश हमारे गीत। और इसी तरह सोमवार को जो चर्चा का विषय लेकर आएंगे किसान क्रेडिट कार्ड की बातचीत करेंगे। आज की नसीहत में ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरणों के ईंधन की बचत के बारे में बातचीत जरूर करेंगे। और साथियों बातचीत हम राया फसल की में सम्मिलित कीट प्रबंधन की कर रहे हैं। तो भाई इसमें जो प्रबंधन के उपाय हमने बढ़िया तरीके तक करना चाहिए। और भाई पिछली फसलों के अवशेष खेत व आसपास के खेतों में न पड़े रहने देवे, इसका जरूर ध्यान रखें। और विशेषज्ञ से जरूर बात करके हम राय की फसल में संबंधित जो कीट प्रबंध है जिसमें चितकबरा है, आरा मक्खी है, चेपा है, इसकी हम महत्वपूर्ण इसकी जो जानकारी लेकर इससे हम निजात पाकर इसको आगे ज़रूर बढ़ा सकते हैं फसल को बढ़िया तरीके। तो और किसान कॉल सेंटर का नंबर भाई 1551। तो भाई आप घर बैठे सारी जानकारी ज़रूर इसमें ले सकते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब ही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों भाइयों, राम राम।